प्रत्याशियों की दीपावली की भी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। और चलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में इस वक्त हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं विदिशा से। विदिशा में सक्सेना जी, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे यह है कि आज दीपावली के अवसर पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य परिवार में, और दीपावली की ढेरों शुभकामना आपको और आपके परिवार के लिए। सक्सेना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विदिशा के अंदर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो आखिर आज दीपावली किस तरीके से मना रहे हैं? आपको भी सर बहुत बहुत बधाई दीपावली पर्व की, चाणक्य परिवार को, सभी सहयोगियों को। जहां तक राजनीतिक प्रत्याशियों के दीपावली मनाने का प्रश्न है जी, स्वाभाविक बात है, आज लगभग सभी प्रत्याशी अपने अपने गृह क्षेत्र में हैं जी, तथा दीपावली पर ज्यादा दूर न जाकर अपने ही वार्ड में, मोहल्ले में आने वाले सभी शुभचिंतकों से मिल रहे हैं जी, समर्थकों से मिल रहे हैं जी, और बधाई के साथ साथ वोट की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है सक्सेना जी, जिस तरह से ये दीपावली का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, ऐसे में इसका प्रभाव चुनाव प्रचार पर भी देखने को मिल रहा है? स्वाभाविक बात है ये दीपावली का त्योहार और साथ में चुनाव भी एक पंथ दो काज वाली स्थिति है। दिवाली की बधाई भी नेताओं द्वारा दी जा रही है, जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जा रही है, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही इस समय दीपावली की बधाई के साथ साथ वोट मांगने की स्थिति को भी पेश कर लेना चाहते हैं जी। उन्हें लगता है जिसको जितनी ज्यादा बधाई मिलेंगी उसको उतने ज्यादा वोट मिलेंगे, उतने ज्यादा समर्थक मिलेंगे। जी सक्सेना जी, मैं अगला सवाल मेरा ये है कि विधानसभा चुनाव विदिशा के अंदर किस मोड़ पर जाता नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि भाजपा की गुहार पे सुनवाई होगी या कांग्रेस की ललकार पे? दोनों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा जी। यहाँ विदिशा जिले में वर्तमान में जो स्थिति है सर, वो स्पष्ट ये है कि लाडली लक्ष्मी बहना का भरोसा जहाँ भारतीय जनता पार्टी को है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को ओल्ड पेंशनर्स साथियों का जो जबरदस्त समर्थन मिला है जी, अथवा जो मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का, अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का, जिनको बीच में हटा दिया गया था, इन लोगों का आक्रोश भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। अब स्थिति क्या होगी यह आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग लोगों की अगर बात करें तो चुनाव के कुछ दिन पहले ही अभी मामा ने सब चीज मैनेज करने की कोशिश की, उसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला है क्या? शिवराज सिंह जी ने बड़े अच्छे मन से महापंचायत आयोजित की थी जी, लेकिन लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे उनकी ट्यूनिंग ढंग से नहीं हो पाई है। महापंचायत में मुख्यमंत्री जी ने जो जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं का पालन नहीं किया गया, उन घोषणाओं के प्रत्युत्तर में कोई आदेश नहीं आया। दुर्भाग्य की बात यह है आज तक भी अनेकों अतिथि विद्वानों का, अतिथि शिक्षकों का मानदेय तक उनको नहीं मिला, जबकि आज दीपावली का त्योहार है। दीपावली का त्योहार है और हम लोग अपने नौकरों को भी बोनस देते हैं, अपने नौकरों को भी इनाम देते हैं, अपने काम वालों को भी हम पारिश्रमिक देते हैं। ऐसी स्थिति में इन अस्थायी कर्मचारियों को मानदेय ना मिलना, बोनस ना मिलना बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। हजारों कर्मचारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फीकी दिवाली मना रहे हैं, उनके चेहरे हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं। बच्चे इस उम्मीद में हैं कि पापा घर आएंगे, मम्मी घर आएंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट लाएंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए कपड़े लाएंगी, कुछ ना कुछ उनके लिए सुविधाजनक चीजें लाएंगी। लेकिन जब तो आपको क्या लगता है कि जब वेतन ही नहीं मिला, मानदेय ही नहीं मिला, तो ऐसे में त्योहार कैसे मनाएंगे? सक्सेना जी, आपको क्या लगता है कि जो ये फीकी दिवाली उन मानदेय कर्मचारियों के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं मामा के लिए फीका न कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहने जा रहा था कि ये भी हो सकता है। यद्यपि शिवराज सिंह जी की भावनाएं बहुत अच्छी है, संवेदनशील कहलाते हैं वो जी, लाडली बहनों के मामा कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने लाडली बहनों के चक्कर में लाडले जीजाओं को नाराज कर दिया है जी। इसका कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें मिलेगा जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले गए, लाडली बहना की किस्त डाली गई,
उसको लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि ये चुनाव को देखते हुए रणनीति की गई, जिसको लेकर चुनाव आयोग से भी उन्होंने शिकायत की है। कमलनाथ पे शिवराज सिंह चौहान का ये आरोप है, अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। कमलनाथ का कहना यह है कि कल के बाद परसों भी आता है। शिवराज सिंह चौहान का कहना यह है कि बुलडोजर तैयार खड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये जो वार प्रत्यारोप चल रहा है, इसका क्या असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है सर, ये सब चुनावी जुमले हैं। एक दूसरे के खिलाफ बार आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं और कहीं ना कहीं शाम को बैठकर बड़े नेता आपस में गुफ्तगू भी कर लेते हैं जी। रही बात इन आरोपों की, तो निश्चित रूप से दोनों ही पक्षों के आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है जी। कांग्रेस आरोप लगाती है कि लाडली बहना को आपने लालच दिया है, आप भी तो लालच दे रहे हैं, आप 1500 रुपए महीने का लालच दे रहे हैं, उन्होंने भी दिया है। ऐसे ही किसानों की यदि हम बात करें तो किसानों को समर्थन मूल्य के लिए कांग्रेस ने 2600 रुपए का बोला है, गेहूं के लिए, धान के लिए 2500 रुपए का बोला है जी। अभी कल भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया हाँ जी। है उसमें उन्होंने 3000 से ऊपर बोला है। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन की नीतियां दोनों ही दलों द्वारा। चलिए, संकल्प पत्र की सक्सेना जी आपने बात की, तो अब संकल्प पत्र पे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह व जेपी नड्डा, साथ ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मतदान से ठीक 6 दिन पहले संकल्प पत्र जारी तो नहीं किया? संकल्प पत्र जारी करने के पीछे तो उनकी यही नीति रही होगी और यही इरादे रहे होंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के संकल्प पत्र से कमजोर है जी। और इसका प्रभाव मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र घोषित करने में कहीं ना कहीं देरी हुई है जी। अब देखना यह है कि आने वाली 3 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को मतदाताओं का मन किस ओर जाता है जी। अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो करप्शन किया गया है जी। उसके खिलाफ जन आक्रोश है। एक और आक्रोश है, कांग्रेस का कहना है, दूसरे दलों का कहना है कि सनातनी हमारा पूरा देश है, हम सब धर्म को मानते हैं, हम सब श्री राम को मानते हैं, हम सब भी मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी मुद्दों की बात आती है, महंगाई की बात आती है, मानदेय कर्मचारियों को नियमित करने की बात आती है, अतिथि शिक्षकों को, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात आती है, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की बात आती है, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बाकायदा नियमित करने की, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया। कोविड काल के दौरान सेवाएं दी, कई लोगों की जान भी चली गई। ऐसे लोग यदि नियमित नियुक्ति मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? जब ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जय श्री राम और सनातन धर्म की बातें करने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता? मुद्दा महंगाई का, मुद्दा पेट का, मुद्दा भूख का, मुद्दा पेट की आग का है। इन मुद्दों से पेट नहीं भरता, जय श्री राम से पेट नहीं भरता, सनातन धर्म से पेट नहीं भरता। तो राजनीतिक दलों को इन बातों पर गहराई से चिंतन करना चाहिए और जनता की समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना चाहिए। जी सक्सेना जी, मेरा अगला सवाल ये है कि विगत इतने वर्षों से मामा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के 4 महीने 5 महीने पहले जिस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली को बदला, ये इनको पहले कर लेना चाहिए था, वरना आज ये दिन नहीं होते? आपने बहुत ठीक बात कही है। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आज कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और खुद मुझे लगता है उनका मन बहुत अच्छा है जी। मेरी भी उनसे कई बार चर्चा होती है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने पिछले समय में नए जिलों को बनाने की घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उन्हीं जिलों को बाकायदा बना दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस इसका श्रेय ले जाए। अभी उन्होंने एक और जिला बनाने की घोषणा की है। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहता हूँ, 20 वर्षों से गंजबासौदा को जिला बनाने की मांग भी चल रही है। तो जहां उनके इशू आड़े आते हैं उन स्थानों को भी जिला नहीं बना रहे, और जहां पर उन्हें लगता है कि उनको लाभ मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका लाभ कांग्रेस ले जाए, तो वे तुरंत जिला बना देते हैं। तो ये विसंगति उन्हें नहीं करना चाहिए। बड़े मन से, खुले दिल से जो स्थान जिला बनने लायक है उसको जिला बनाना चाहिए। जी
मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ को देखकर उन्होंने जिले घोषित किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब देखते हैं, आपके मुताबिक आपके मन में है। अभी मतदाता कहीं मौन है, कहीं मुखर है, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार जो मतदाता है वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा मतदाता भी प्रकट हो चुका है, वही सारे खेल बनाएगा, बिगाड़ेगा? पूरे मध्य प्रदेश में एक पार्टी आई है सपाक्स, जो आरक्षण का विरोध कर दिया। अनेक स्थानों पर सपाक्स के जो प्रत्याशी हैं वे एक बड़े वोट बैंक पर हमला कर रहे हैं जी। और कई स्थानों पर भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव है और कुछ स्थानों पर समाजवादी पार्टी का अथवा आम आदमी पार्टी ने कुछ स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनके भी वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए समस्या बन सकते हैं। आपके मुताबिक 3 दिसंबर को किसके किसके घर में दोबारा दिवाली मनेगी? कुछ उम्मीद लग रही? विदिशा में लगभग कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर कांग्रेस के आसार हैं? विदिशा जिले में वक्त है बदलाव का नारा बहुत मुखर हो चला है जी। परंतु जो मुख्य बात यहाँ पर आ जाती है चिंतन करने वाली, वह यह है कि लाडली लक्ष्मी बहना का वेटेज अधिक मिलता है या ओल्ड पेंशनर अथवा अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात अथवा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की बात अथवा दूसरे ऐसे वर्ग जिनके लिए महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की लेकिन उनका पालन नहीं किया गया, इसका मिला जुला असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और विपक्ष भारी पड़ सकता है। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है सक्सेना जी, आपसे बात करते हैं सनातन की। हिंदुत्व की लड़ाई को लेकर, राम मंदिर की लड़ाई को लेकर 500 वर्षों से सनातन संघर्ष करता रहा। अंतोगत्वा एन केन प्रकार, चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप रहा हो, चाहे अदालत का हस्तक्षेप रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, आखिर 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के चुनाव में कैश करना चाहती है। हमेशा से करती आई, आज भी कर रही है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर निर्माण का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलेगा मध्य प्रदेश में? ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर मतदाता अशिक्षित है, जहाँ पर मतदाता धर्मांध बातों को लेकर भी उनके प्रति अनुकूल हो जाता है, वहाँ पर इस प्रकार का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज का मतदाता जागरूक है जी। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर अथवा सनातन धर्म के नाम पर मतदाता का कहना हम सभी सनातनी है, लगभग बहुसंख्यक वर्ग सनातन धर्म का सम्मान करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं जी। लेकिन मुख्य मुद्दों को छोड़कर सनातन धर्म की आड़ में, मंदिर की आड़ में वोट लेना उचित नहीं है, ऐसा जागरूक मतदाताओं का कहना है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं पर इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है, ये बात तय है। इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ भागों में जहां पर बिल्कुल भक्ति भावना से ओतप्रोत मतदाता है, वे भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे के समर्थन में है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। धन्यवाद तो सर आपका, आपने मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार को इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उपयुक्त समझा। एक बार पुनः हृदय से बधाई और अच्छे प्रतिनिधि आए, जागरूक प्रतिनिधि आए, देश का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, यही हमारे चाणक्य परिवार की शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत दीपावली की बधाइयाँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे शैलेंद्र सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे विदिशा से जिला ब्यूरो के रूप में इन्होंने आज हमारे यहाँ ज्वाइन किया और दीपावली के इस पावन पर्व पर चाणक्य स्पेशल के इस खास कार्यक्रम में चर्चा में शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति और परिदृश्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी माननीय मुख्यमंत्री मामा शिवराज को लाडली बहनाओं का तो प्यार मिलेगा, लेकिन लाडले भाई और लाडले जीजा कहीं ना कहीं उनसे नाराज चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगले 5 से 7 दिन में मामा ऐसा क्या करामात करते हैं या प्रभु श्री राम का ऐसा कौन सा आशीर्वाद उनके सर पर होता है कि इन जीजा और इन भाइयों को मनाया जा सके और उनका मन बदला जा सके, ताकि मामा की नैया पार हो सके। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलते हैं सिंह